आज ये बलिया की धरती सीधी तस्वीरें आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत करने वाले हैं। इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक, माननीय केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र का, माननीय केंद्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा, नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का और मंच पर विराजे माननीय श्री राम गोविंद चौधरी, सामाजिक कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश, और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य महानुभावों का, अतिथियों का। राष्ट्र इतिहास का ये अभूतपूर्व समय है देशवासियों, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में हर भारतवासी देश विकास के महायज्ञ में अपनी अपनी सेवाओं की आहुति देने को तत्पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का वो असर हुआ कि 1 करोड़ नागरिकों ने अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी। भारत सरकार का संकल्प है गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन दिलवाकर उन्हें सम्मान से जीने का हक दिलाने का। आज शुभारंभ होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। भारत के स्वाभिमान माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन अंगवस्त्र से करने के लिए हमारा निवेदन है माननीय केंद्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र प्रधान से। माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान से ही आग्रह है कि कृपया माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक का अभिनंदन उन्हें अंग वस्त्र भेंट करके करें। हम निवेदन करते हैं सचिव तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार श्री के.डी. त्रिपाठी से कि कृपया माननीय श्री कलराज मिश्र को अंग वस्त्र भेंट करें। श्री के.डी. त्रिपाठी ही अब माननीय श्री मनोज सिन्हा को अंग वस्त्र भेंट करेंगे। हमारा आग्रह है चेयरमैन इंडियन ऑयल श्री बी. अशोक से कि कृपया माननीय श्री राम गोविंद चौधरी, समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश को अंग वस्त्र भेंट करें। और अब चेयरमैन इंडियन ऑयल श्री बी. अशोक तथा सीएमडी एचपीसीएल श्री एम.के. सुराना मंच पर विराजमान अन्य गणमान्य महानुभावों को अंग वस्त्र भेंट करेंगे। ये वीर भूमि है, गौरव भूमि है, संस्कृति संस्कारों की भूमि है, तो इसमें हम अतिथि सत्कार को कैसे भूल सकते हैं। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब भी अतिथि पधारते हैं उनका स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। माननीय केंद्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र प्रधान मंत्रालय से जुड़े माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान और अभियानों को पूरी निष्ठा से जन जन तक पहुंचा के न सिर्फ जन जागरूकता फैला रहे हैं बल्कि अभियानों की सफलता को साकार भी कर रहे हैं। हम माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान से आग्रह करते हैं कि कृपया स्वागत स्वरूप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। मंच पे विराजमान देश के लोकप्रिय जननायक, विश्व के अद्वितीय जननेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पे विराजमान उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी, केंद्रीय सरकार में मंत्री माननीय कलराज मिश्रा जी, मनोज सिन्हा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री राम गोविंद चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सांसद भाई केशव मौर्य जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद भरत सिंह जी,
सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, सांसद हरिनारायण राजभर जी, पेट्रोलियम विभाग के सचिव मान्यवर कपिल देव त्रिपाठी जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन मान्यवर अशोक जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुकेश कुमार सुराना जी, यहां उपस्थित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए हुए सम्माननीय नागरिकगण, माताएं, बहनें, पत्रकार मित्र, मैं आप सभी को हैबतपुर की इस मैदान में, बलिया की इस पवित्र भूमि में स्वागत करता हूं। मित्रों, यही वो मैदान है जो भारत की कई करवट को इस गंगा मां के किनारे साक्षी बनी है। भृगु मुनि की यह पवित्र भूमि, मंगल पांडे, चित्तू पांडे जैसे क्रांतिकारियों की यह जन्मभूमि, वीर कुंवर सिंह की यह कर्म भूमि, आजादी के पहले भारत की अस्मिता को लेकर लड़ने वाले और बाद में लड़ने वाले इसे जयप्रकाश नारायण जी की यह कर्म भूमि, बागी बलिया के नाम पे देश में परिचित देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की ये जन्मभूमि है। मित्रों, केवल राजनैतिक व्यक्ति नहीं, जनार्दन चतुर्वेदी, हरीश प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे अनेकों महानुभावों की बलिया ही केंद्र रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बलिया ही केंद्र रहा। मैं आज इस बलिया में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। हमारे विभाग की ओर से आज देश के सामने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लोकार्पित होने वाला है। मित्रों, जब संसद बनी थी, जब आजाद हुई थी देश, पहला प्रधानमंत्री भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में होते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब भी पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी के बारे में, पिछड़ापन के बारे में संसद में चर्चा हुई थी। मित्रों, नई सदी में केवल भारत ही नहीं, विश्व की गरीबों की केंद्र बनने वाले हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संयोग ये भी देखिए, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही प्रतिनिधित्व करते हैं पार्लियामेंट में। आज चर्चा हो रही है गरीबी के बारे में, आज चर्चा हो रही है पिछड़ेपन के बारे में। पहला संसद में भी चर्चा किए थे स्वर्गीय विश्वनाथ गमरी जी यहाँ के पिछड़ेपन के बारे में। मित्रों, आज मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जब 2014 में यही वो मैदान है, यहाँ के स्थानीय मित्र याद दिला रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी को, 10 मई 2014 गंगा के किनारे ही मैदान है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी की आखिरी जनसभा हुई थी, चुनाव सभा हुई थी। देश के गरीबों के सामने अपना गुहार उन्होंने रखा था। मित्रों, 14 मई की इस सभा के बाद 16 मई में देश में परिणाम आई थी। देश के गरीबों ने, देश के पिछड़ों ने, देश की अनुसूचित जाति जनजाति, सर्व समाज के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री पे भरोसा जताया था, आशीर्वाद किया था। पहली बार कोई गैर कांग्रेसी नेतृत्व पूर्ण बहुमत के साथ देश के गरीबों के फैसले के कारण दिल्ली में सेवा करने का मौका मिला था। मित्रों, पहली भाषण में जब नेता चुनने के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह वादा किया था, मेरे सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, नौजवानों के लिए समर्पित रहेगी, महिलाओं के लिए समर्पित रहेगी। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये वार्ता, ये वाणी, ये भाषण सहज एक स्लोगन नहीं था। आज 2 साल के बाद हमने योजना लेकर आपके सामने उपस्थित है। इसी साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय बजट में यह फैसला किया, आने वाले 3 साल में 5000 गरीब महिलाओं के नाम पे आजाद भारत में पहली बार महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाई।
अनेकों योजना बनी है। दिल्ली सरकार ने तय किया, माननीय मोदी जी की कैबिनेट ने तय किया, ये योजना भारत की गरीब महिलाओं के नाम पे जुड़ा जाएगा। वो धुआं, वो लकड़ी उठाने का, लकड़ी संग्रह करने का कष्ट, उपले बनाने के लिए दिक्कत, माताओं बहनों की दुख को एक संवेदनशील जन नेतृत्व ने यह तय किया कि हमें गरीबों के बारे में चिंता करना है। इसी की उपज आज 1 मई को भारत सरकार की ओर से भारत की गरीब महिलाओं के नाम पे आने वाले 3 साल में 5 करोड़ नई कनेक्शन दिया जाएगा। आज एक सुखद संयोग है, प्रधानमंत्री जी इस बलिया की धरती में आए हैं। मैं स्वागत करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं स्वागत करता हूं मंचस्थ सभी नेताओं का। आज बलिया इतिहास रचने वाला है। भारत की गरीबी को मिटाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अब सभी लोग शामिल हुए। आप सभी का आभार प्रकट करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान। करीब 2 साल पहले भारत में नया भोर हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का उज्जवल नेतृत्व भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। ये सुनिश्चित कर रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं और उनके परिवारों का जीवन स्वस्थ भी रहे और बेहतर भी बने। रसोई में अब धुआं नहीं, उज्ज्वला योजना का उजाला होगा। रोटियां पकेंगी, खुशियां पकेंगी। आइए देखते हैं ये फिल्म। अरे कितना बार बोले हैं तुमको कि चूल्हा से हट के बैठो। अभी भर जिंदगी इसी के साथ तो जीना है ना। जाओ यहाँ से। ये आजकल की लड़की लोग का समझे चूल्हा और उसकी मेहनत। हमें तो कितना परेशानी उठाना पड़ता था। हाँ, हमारा चूल्हा तो जैसे अपने आप ही जल जाता है। लकड़ियाँ लेने तो कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। कभी सांप, कभी बिच्छू, तितैया और मधुमक्खी, उसका तो ठिकाना ही नहीं। हमारी सहेली को भी काटा था काले सांप ने, मुश्किल से प्राण बचा। हमारी माए 30 जन का परिवार, धुएं में खाना बनाना दिन रात। ऐसा दमा खांसी लगा कि मर ही गई। एक तो गरीबी का काला साया और ऊपर से मंडराते ये मौत के काले बादल। लोग मरते हैं तो आग, लकड़ी और धुआं मिलता है। हमारा जीवन तो जीते जी ही लकड़ी, आग और धुआं। आग, लकड़ी और धुआं। चलिए माँ, रोटियां बना लिए हैं। कुछ घरों में रोटियां बहुत महंगी पड़ती है। फेफड़ों के पुर्जे खोलकर ये जोर जोर से बोलती है। आंखों के पर्दे चीरकर ये मिर्ची डालती है। कुछ घरों में रोटियां बहुत महंगी पड़ती है ना? क्या आप जानते हैं, रसोई में लकड़ी के चूल्हे से निकलता धुआं 1 घंटे में 400 सिगरेट जलाने के बराबर होता है। आजादी के लगभग 70 साल बाद भी इसी अभिशाप में जी रही है हमारी गरीब महिलाएं। लगता है देश को तो आजादी मिल गई, पर हमारी गरीब महिलाओं को इस घुटन से आजादी नहीं मिली। पर जो आजादी से लेकर अब तक नहीं हुआ, वो अब होने जा रहा है। अब घर घर पहुंचेगी एलपीजी गैस, क्योंकि भारत सरकार अब 5 करोड़ बीपीएल बहनों को देने वाली है एलपीजी गैस कनेक्शन। गरीब महिलाओं की रसोई तक एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने का अब तक का सबसे बड़ा मिशन, मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब हमारे गरीब परिवारों को मिलेगा स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन।
हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक प्रयास देश की महिलाओं, युवाओं और गरीबों की जिंदगी बेहतर और सरल बनाने का भगीरथ प्रयास, जिसके तहत इस साल सरकार देगी 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन और अगले 3 सालों में पूरे 5 करोड़ को गैस कनेक्शन। अब हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा, हमारे परिवार का भी भला होगा। वो लकड़ियां काटने की, गोबर के उपले बनाने की परेशानियां टलेगी। सोचो हमारे पास कितना सारा वक्त बचेगा और श्रम भी। एलपीजी गैस आते ही महिलाओं की घुटन मिटेगी और बढ़ेगा उनका सम्मान। अब न लकड़ी, न आग, न धुआं, केवल स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। उज्ज्वला योजना का लाभ उठाए, महिलाओं को सम्मान दिलाए, अब धुआं और घुटन से छुटकारा पाए। उज्ज्वला योजना का लाभ उठाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देश की 5 करोड़ बीपीएल महिलाओं को गैस कनेक्शन देने की अब तक की सबसे बड़ी योजना। मजबूत है अब विश्वास की डोर, खुशियों का नहीं है अब कोई और छोर, क्योंकि अब भारत सरकार इन्हीं माओं और बहनों के घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन की खुशियां उड़ेलेगी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुनय करते हैं कि कृपया 10 बीपीएल महिलाओं को अपने कर कमलों द्वारा एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ करें। श्रीमती गुड्डी देवी, पति श्री सत्यानंद, पति गुजर गए, 2 बच्चे हैं, कहती हैं उपले बनाने की झंझट, लकड़ी भी लेने जाओ, अकेले गुजारा भी करो, पर अब एलपीजी गैस कनेक्शन से आराम हो जाएगा। श्रीमती माया देवी, पति श्री हरेंद्र, कहती हैं लकड़ी बीनने जाना तो सांप और बिच्छू का डर लगता है, माटी का चूल्हा, लीपना पोतना, ऊपर से धुआं। गैस कनेक्शन की खबर सुनते ही अब इनके घर में सभी बहुत ही खुश हैं। श्रीमती माया, पति श्री मनीष, माया संयुक्त परिवार में रहती हैं। घर में अक्सर इस बात पे झगड़ा होता था कि लकड़ी लेने कौन जाए। अब तो झगड़े से भी मुक्ति और धुएं से भी। माया बहुत खुश है। तरन्नुम बानो पुत्री जनाब नियाज अहमद, तरन्नुम की खुशी का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कहती हैं पहले छींक, खांसी, आंख दर्द बीमारी से घर में सभी लोग परेशान थे, अब रहेगी सबकी सेहत दुरुस्त और खाना भी लगेगा लजीज। श्रीमती श्याम प्यारी, पति श्री राम मुनि, ये कहती हैं जब तक लकड़ी बीनेंगे नहीं तो खाना कैसे बनेगा। अपनी बेटियों को भेजना पड़ता था लकड़ी बीनने, डर तो लगता है ना। अब तो गैस कनेक्शन से जब चाहो खाना बना लो। हाँ, थोड़ा सीखना जरूर पड़ेगा गैस जलाना। श्रीमती धनवंती देवी, पति श्री मिश्री, मायके में तो था गैस पर ससुराल में नहीं, लकड़ी लाना पड़ता है, उपले बनाने पड़ते हैं, पर अब तो गैस कनेक्शन से ससुराल में भी मायके का सुख होगा। श्रीमती जरीना, पति जनाब नूर आलम, ये कहती हैं लकड़ी खरीदना पड़ता है, महंगा पड़ता है, फिर मुश्किल से चूल्हा जलाओ, धुआं खाओ। अब तो गैस कनेक्शन से परेशानी खत्म, घर वाले बहुत खुश हैं। श्रीमती सीमा देवी, पति श्री दीन बंधु, सीमा देवी कहती हैं एक तो चूल्हा जलाने में इतनी परेशानी, ऊपर से बच्चा संभालते संभालते कई बार तो हाथ भी उसमें जल जाता है। मायके में था गैस, मुझे आता है इसमें खाना बनाना। गुड्डी देवी, पति श्री सुब्बा, कहती हैं लकड़ी की परेशानी बरसात में तो पूछो ही मत, कितना भी ढक के रखो गीली हो ही जाती हैं। अब तो हर मौसम में, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, एलपीजी गैस कनेक्शन।
श्रीमती राधिका सिंह पति श्री रामाश्रय कहती हैं कि पैसा नहीं तो लकड़ी नहीं, लकड़ी नहीं तो खाना नहीं। ऊपर से चूल्हा जलाने में इतनी देर लगती थी कि बच्चों को समय पे खाना भी नहीं मिल पाता था। अब तो फटाफट गैस जलाया और खाना पकाया। और हाँ, ये सभी महिलाएं कहती हैं धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सहृदय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भावनाओं और संवेदनाओं की प्रतिमूर्ति हैं। भारत विकास यात्रा में चलते हुए वे गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की पीड़ा को, परेशानी को महसूस करते हैं, क्योंकि वे खुद भारत की मिट्टी से जुड़े हैं, गरीबी की चुनौतियों से उठे हैं, संकल्प से बंधे हैं कि भारत के गरीबों, गांवों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं के जीवन में परिवर्तन का नया सवेरा लाना है, उन्हें खुशहाल बनाना है। भारत भविष्य की उज्जवल आशा के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया हम सबको संबोधित करें। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान कलराज मिश्र जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान मनोज सिन्हा जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री राम गोविंद जी, यहां के जनप्रिय सांसद, जुझारू नेता, मेरे मित्र श्रीमान भरत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष और समाज सेवा में अपना जीवन खपाने वाले हमारे नवयुवान साथी श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे पड़ोस के सांसद श्रीमान हरिनारायण राजभर जी, हमारे सांसद श्रीमान रविंद्र कुशवाहा जी, पेट्रोलियम के सचिव श्री केडी त्रिपाठी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सीएमडी श्रीमान बी अशोक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सीएमडी श्रीमान एम के सुराना, विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भृगु बाबा की धरती पर रहुआ सभन के प्रणाम। ई धरती तत्साक्षात भृगु जी की भूमि रहल। ब्रह्मा जी भी यही जमीन पर उतर रहल। राम जी यहीं से विश्वामित्र मुनि के साथे गई। तत्संदर धरती पर सभी के हाथ जोड़ के फिर से प्रणाम। भाइयों बहनों, मैं
पहले भी बलिया आया हूं। ये बलिया की धरती क्रांतिकारी धरती है। देश को आजादी दिलाने के लिए इसी धरती के मंगल पांडे और वहां से लेकर के चित्तू पांडे तक एक ऐसा सिलसिला हर पीढ़ी में, हर समय देश के लिए जीने मरने वाले लोग इस बलिया की धरती ने दिए हैं। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। यही धरती है जहां भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान चंद्रशेखर जी का भी नाम जुड़ा हुआ है। यही धरती है जिसका सीधा नाता बाबू जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़ता है। और यही तो धरती है उत्तर प्रदेश राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के बिना अधूरा लगता है। ऐसे एक से बढ़कर एक दिग्गज जिस धरती ने दिए, उस धरती को मैं नमन करता हूं। आपके प्यार के लिए शत शत नमन। आप मुझे जितना प्यार देते हैं, मुझ पर आपका कर्ज चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस कर्ज को, इस प्यार वाले कर्ज को ब्याज समेत चुकाने का संकल्प लेकर के काम कर रहा हूं। और ब्याज समेत मैं चुकाऊंगा, विकास करके चुकाऊंगा मेरे भाइयों बहनों, विकास करके चुकाऊंगा। आज 1 मई है, 1 मई। पूरा विश्व आज श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज देश का ये मजदूर नंबर 1 देश के सभी श्रमिकों को, उनके पुरुषार्थ को, उनके परिश्रम को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उनके अविरत योगदान को कोटि कोटि अभिनंदन करता है, उस महान परंपरा को प्रणाम करता है। भाइयों बहनों, दुनिया में एक नारा चलता था, जिस नारे में राजनीति की बू स्वाभाविक थी।
और वो नारा चल रहा था, दुनिया के मजदूर एक था, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। और वर्ग संघर्ष के लिए मजदूरों को एक करने के आह्वान हुआ करते थे। भाइयों बहनों, जो लोग इस विचार को लेकर के चले थे, आज दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर धीरे धीरे करके वो अपनी जगह खोते चले जा रहे हैं। 21वीं सदी में दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, इतनी बात से चलने वाला नहीं है। 21वीं सदी की आवश्यकताएं अलग है, 21वीं सदी की स्थितियां अलग है, और इसलिए 21वीं सदी का तो मंत्र एक ही हो सकता है, विश्व के मजदूरों, विश्व के श्रमिकों, आओ हम दुनिया को एक करें, दुनिया को जोड़ दें। ये नारा 21वीं सदी का होना चाहिए। वो एक वक्त था, लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। आज वक्त है, लेबरर्स यूनाइट द वर्ल्ड। ये एक बदलाव इस मंत्र के साथ आज दुनिया को जोड़ने की जरूरत है। और दुनिया को जोड़ने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई केमिकल है, सबसे बड़ा ऊर्जावान सीमेंटिंग कोई फोर्स है, तो वो मजदूर का पसीना है। उस पसीना वो एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को जोड़ सकता है। भाइयों बहनों, जब आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाया, 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी, और जब एनडीए के सभी घटकों ने मुझे अपने नेता के रूप में चुना, तो उस दिन पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मेरे प्रथम भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। ये सरकार जो भी करेगी वो गरीबों की भलाई के लिए करेगी, गरीबों के कल्याण के लिए करेगी। भाइयों बहनों, हमने मजदूरों के लिए भी श्रम कानूनों में श्रमिकों की सरकार के साथ संबंधों में एक आमूलचूल परिवर्तन लाया है, अनेक बदलाव लाए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको जानकर के दुख होगा, पीड़ा होगी, आश्चर्य भी होगा कि हमारे देश में सरकार से जिनको पेंशन मिलता था, इस देश में 30 लाख से ज्यादा श्रमिक ऐसे थे जिनको पेंशन, किसी को 15 रुपया महीने का, किसी को 100 रुपया, किसी को 50 रुपया, इतना पेंशन मिलता था। आप मुझे बताइए, पेंशन लेने के लिए वो गरीब वृद्ध व्यक्ति दफ्तर जाएगा तो इतना तो उसका बस का किराए का खर्चा हो जाएगा, ऑटो रिक्शा का खर्चा हो जाएगा।
लेकिन सालों से मेरे देश को बनाने वाले श्रमिकों को 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया पेंशन मिलता था। हमने आकर के इन 30 लाख से ज्यादा मेरे श्रमिक परिवारों को मिनिमम 1000 रुपया पेंशन देने का निर्णय कर लिया, लागू कर दिया और उस गरीब परिवार को वो पेंशन मिलने लग गया। भाइयों बहनों, हमारे यहां कभी कभार गरीबों के लिए योजनाओं की चर्चाएं बहुत होती हैं और उनकी भलाई के लिए काम करने की बातें भी बहुत होती है। हमने आने के बाद एक श्रम सुविधा पोर्टल चालू किया, जिसके तहत 8 महत्वपूर्ण श्रम कानूनों को एकत्र करके उसका सरलीकरण करने का काम कर लिया। पहली बार देश के श्रमिकों को एक लेबर आइडेंटिटी नंबर LIN ये नंबर दिया गया ताकि हमारे श्रमिक की पहचान बन जाए। इतना ही नहीं, हमारे देश के श्रमिकों को पूरे देश में अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो, इसलिए NCSP इसकी हमने एक नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल इसकी शुरुआत की, ताकि जिसको रोजगार देना है और जिसको रोजगार लेना है, दोनों के बीच एक सरलता से तालमेल हो सके। भाइयों बहनों, बोनस का कानून हमारे देश में सालों से बोनस का कानून ये था कि 10,000 रुपये से अगर कम आवक है और कंपनी बोनस देना चाहती है तो उसी को मिलेगा। आज के जमाने में 10,000 रुपये की आय एक कुछ नहीं होती है और उसके कारण अधिकतम श्रमिकों को बोनस नहीं मिलता था। हमने आकर के निर्णय किया कि मिनिमम इनकम 10,000 से बढ़ा करके 21,000 रुपया कर दी जाए। इतना ही नहीं, पहले बोनस सिर्फ 3,500 रुपया मिलता था। हमने निर्णय किया ये बोनस मिनिमम 7,000 रुपया मिलेगा और उससे भी ज्यादा अगर उसका पाने का हक बनता है तो वो भी उसको मिलेगा। भाइयों बहनों, कभी हमारा श्रमिक एक जगह से दूसरी जगह पे नौकरी चला जाता था तो उसके जो PF वगैरह के पैसे कटते थे उसका कोई हिसाब ही नहीं रहता था। वो गरीब मजदूर बेचारा पुरानी जगह पर लेने के लिए वापस नहीं जाता था। सरकार के खजाने में करीब 27,000 करोड़ रुपया इन मेरे गरीबों के पड़े हुए थे। कोई सरकार उसकी सूंघ लेने को तैयार नहीं था। हमने आकर के सभी मजदूरों को ऐसे कानून में बांध दिया कि मजदूर जहां जाएगा उसके साथ उसके ये प्रोविडेंट फंड के पैसे भी साथ साथ चले जाएंगे और उसको जब जरूरत पड़ेगी वो पैसे ले सकता है। आज वो 27,000 करोड़ रुपयों का मालिक बन सकेगा। ऐसी व्यवस्था हमने की है। भाइयों बहनों, हमारे यहां कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत बड़ी मात्रा में मजदूर होते हैं। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मजदूर कंस्ट्रक्शन के काम में है। इमारत बनाते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल की व्यवस्था नहीं थी। श्रमिक कानूनों में परिवर्तन करके आज हमने इन कंस्ट्रक्शन के श्रमिकों के लिए
उनके आरोग्य के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए, उनके बैंक अकाउंट के लिए, इनके पेंशन के लिए एक व्यापक योजना बना करके हमारे कंस्ट्रक्शन के मजदूरों को भी हमने उसका फायदा दिया है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तर प्रदेश, जिसने अनेक अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन क्या कारण है कि हमारी गरीबी बढ़ती ही गई, गरीबों की संख्या भी बढ़ती गई। हमारी नीतियों में ऐसी क्या कमी थी कि हम गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाए? ऐसा क्या कारण था कि हमने गरीबों को सिर्फ गरीबी के बीच जीना नहीं, लेकिन हमेशा सरकारों के पास हाथ फैलाने के लिए मजबूर करके छोड़ दिया। उसके जमीर को हमने खत्म कर दिया। गरीबी के खिलाफ लड़ने का उसका हौसला हमने तबाह कर दिया। भाइयों बहनों, अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि गाजीपुर के सांसद नेहरू के जमाने में पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था जब उन्होंने संसद में कहा कि मेरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाई बहन ऐसी गरीबी में जी रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं होता है। पशु के गोबर को धोते हैं और उस गोबर में से जो दाने निकलते हैं, उन दानों से पेट भर के वे अपना गुजारा करते हैं। जब ये बात संसद में कही गई थी, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था और तब एक पटेल कमीशन बैठा था। यहां की स्थिति सुधारने के लिए कई बातों का सुझाव आज से 50 साल पहले दिया गया था, लेकिन उन सुझावों पर क्या हुआ वो तो भगवान जाने। लेकिन भाइयों बहनों, उसमें एक सुझाव था, ताड़ीघाट, गाजीपुर और मऊ, इसे रेल से जोड़ा जाए। 50 साल बीत गए, वो बात कागज पर ही रही। मैं भाई मनोज सिन्हा को हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहां के मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं कि वे 50 साल पहले जो बातों को भुला दिया गया था, उसको लेकर के निकल पड़े, मुझ पर दबाव डालते रहे, बार बार मिलते रहे, और आज मैं संतोष से कह सकता हूं कि उस रेल लाइन के लिए बजट आवंटन करने का निर्णय हमने कर लिया और उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। गंगा के ऊपर रेल और रोड का दोनों ब्रिज बनेंगे, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो विकास के लिए एक नया रास्ता भी खोलता है, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं बलिया की धरती पर से मेरे देश के उन 1 करोड़ परिवारों को सर झुका करके नमन करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। करीब 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा ऐसे परिवार हैं
जिनको मैंने कहा था कि अगर आप खर्च कर सकते हो तो रसोई गैस की सब्सिडी क्यों लेते हो? क्या आप 5-10 हजार रुपया का बोझ नहीं उठा सकते साल का? क्या आप सब्सिडी वॉलेंटरीली छोड़ नहीं सकते? मैंने ऐसे ही एक कार्यक्रम में बोल दिया था। मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं था, न योजना बनाई थी, न फॉलोअप करने की व्यवस्था की थी। यूं ही दिल से एक आवाज उठी और मैंने बोल दिया। आज 1 साल के भीतर भीतर मेरे देश के लोग कितने महान हैं। अगर कोई अच्छा काम हो तो सरकार से भी 2 कदम आगे जाकर के चलने के लिए तैयार रहते हैं। इसका ये उदाहरण है। आज के युग में हम बस में जाते हो, बगल वाली सीट खाली हो और हमें लगे कि चलो बगल में कोई पैसेंजर नहीं है तो जरा ठीक से बैठूंगा, आराम से प्रवास करूंगा। लेकिन अगर कोई पैसेंजर आ गया, बगल में बैठ गया, हम तो हमारी सीट पर बैठे हैं तो भी थोड़ा मुंह बिगड़ जाता है। मन में होता है ये कहां से आ गया, जैसे मेरी सीट ले ली हो। ऐसा जमाना है। ऐसे समय 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवार सिर्फ बातों बातों में कहने पर प्रधानमंत्री की बात को गले लगा करके सर आंखों पर चढ़ा के 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवार अपनी सब्सिडी छोड़ दे। इससे बड़ा मैं आप सबसे कहता हूं, उन 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवारों के लिए जोर से तालियां बजाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनका गौरव कीजिए। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये देश के लिए किया हुआ काम है, ये गरीबों के लिए किया हुआ काम है। इन लोगों का जितना गौरव करे उतना कम है। और हमारे देश में लेने वाले से ज्यादा देने वाले की इज्जत होती है। ये देने वाले लोग हैं। जहां भी बैठे होंगे ये तालियों की गूंज उन तक सुनाई देती होगी और वो गौरव महसूस करते होंगे। भाइयों बहनों, हमने कहा था गरीबों के लिए जो सब्सिडी छोड़ेगा वो पैसे सरकार की तिजोरी में नहीं जाएंगे, वो पैसे गरीबों के घर में जाएंगे। 1 साल में यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है भाइयों। 1955 से रसोई गैस देने का काम चल रहा है। इतने सालों में 13 करोड़ परिवारों को रसोई गैस मिला। सिर्फ 13 करोड़ परिवारों को करीब 60 साल में। मेरे भाइयों बहनों, हमने 1 साल में 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई का गैस दे दिया। जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी वो गैस सिलेंडर गरीब के घर में पहुंच गया। भाइयों बहनों, हम जानते हैं, लोग कहते हैं कि मोदी जी बलिया में कार्यक्रम क्यों किया। हमारा देश का एक दुर्भाग्य है, कुछ लोग राजनीति में नहीं हैं, लेकिन उनको 24 घंटे राजनीति के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। किसी ने लिख दिया कि बलिया में मोदी आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं
वो चुनाव का ब्यूगल बजा रहे हैं, वे चुनाव का ब्यूगल बजा रहे हैं। अरे मेरे मेहरबानों, हम कोई चुनाव का ब्यूगल बजाने नहीं आए हैं। ये ब्यूगल तो मतदाता बजाते हैं, हम ब्यूगल बजाने नहीं आए। भाइयों बहनों, अभी मैं पिछले हफ्ते झारखंड में एक योजना लागू करने के लिए गया था। झारखंड में कोई चुनाव नहीं है। मैं कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में एक योजना लागू करने गया था, वहां पर कोई चुनाव नहीं है। मैंने बेटी बचाओ अभियान हरियाणा से चालू किया था, वहां कोई चुनाव नहीं है। ये बलिया में ये रसोई गैस का कार्यक्रम इसलिए तय किया कि उत्तर प्रदेश में जो एवरेज हर जिले में रसोई गैस है, बलिया में कम से कम है, इसलिए मैं बलिया आया हूं। ये ऐसा इलाका है जहां अभी भी गरीबी के रेखा के नीचे जीने वाले 100 में से मुश्किल से 8 परिवारों के घर में रसोई गैस जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, बलिया जहां कम से कम परिवारों में रसोई गैस जाता है, इसलिए मैंने आज बलिया में आकर के देश के सामने इतनी बड़ी योजना लागू करने का निर्णय किया। मैंने हरियाणा में बेटी बचाओ इसलिए कार्यक्रम लिया था क्योंकि हरियाणा में बालकों की संख्या में की तुलना में बेटियों की संख्या बहुत कम थी, बड़ी चिंताजनक स्थिति थी। और इसलिए मैंने वहां जाकर के खड़ा हो गया और उस काम के लिए प्रेरित किया। और आज हरियाणा ने बेटी बचाने के काम में हिंदुस्तान में नंबर 1 ला करके खड़ा कर दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया में इसलिए आया हूं क्योंकि हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अगर पूर्वी हिंदुस्तान पश्चिमी हिंदुस्तान की बराबरी भी कर ले तो इस देश में गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। मेरा भाई, मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मेरा बिहार, मेरा पश्चिम बंगाल, मेरा असम, मेरा नॉर्थ ईस्ट, मेरा उड़ीसा, ये ऐसे प्रदेश हैं कि अगर वहां विकास गरीबों के लिए पहुंच जाए तो गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हम सफल हो जाएंगे। भाइयों, आप मुझे बताइए, एक जमाना था बहुत लोगों को ये रसोई गैस की ताकत क्या है अभी भी समझ नहीं आती है। बहुत लोगों को ये रसोई गैस की राजनीति क्या थी ये भी भूल चुके हैं। बहुत लोग ये रसोई गैस कितना मूल्यवान माना जाता था वो भूल गए हैं। मैं आज जरा याद दिलाना चाहता हूं, मैं पॉलिटिकल पंडितों को याद दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में बैठ करके एयर कंडीशन कमरे में बढ़िया बढ़िया सलाह देने वालों को मैं आज झकझोरना चाहता हूं, उनको मैं हिलाना चाहता हूं, मैं उनको समझाना चाहता हूं। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो जब सांसद पार्लियामेंट का मेंबर बनता था तो उसको हर साल रसोई गैस की 25 कूपन दी जाती थी और वो अपने इलाके में 25 परिवारों को साल में रसोई गैस दिलवाता था। और वो इतना गर्व करता था कि मैंने मेरे इलाके में 25 परिवारों को एक साल में रसोई गैस का कनेक्शन दिलवा दिया।
ये बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी अभी पिछले सालों की बात करता हूं। और अखबारों में खबरें आती थी कि सांसद महोदय ने काले बाजारी में रसोई गैस का टिकट बेच दिया। और ऐसे भी लोग थे कि रसोई गैस का कनेक्शन लेने के लिए 10-10, 15-15 हजार रुपया उस टिकट खरीदने के लिए ब्लैक में खर्च करते थे। वो दिन थे। और आज ये सरकार देखिए, एक एक संसद के क्षेत्र में, हिंदुस्तान के एक एक पार्लियामेंट मेंबर के क्षेत्र में, किसी के यहां साल में 10,000 गैस सिलेंडर पहुंच जाएंगे, किसी के यहां 20,000, किसी के यहां 50,000। और 3 साल के भीतर भीतर 5 करोड़ गरीब परिवारों में ये रसोई गैस पहुंचाने का मेरा इरादा है। 5 करोड़ परिवारों में, भाइयों बहनों, ये 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस पहुंचाना ये छोटा काम नहीं है। इतना बड़ा काम आज मैं गरीब माताओं बहनों के लिए लेकर के आया हूं। आपने देखा होगा, मैं इन माताओं को पूछ रहा था कि आपने कभी सोचा था कि आपके घर में रसोई गैस आएगा? उन्होंने कहा नहीं, हमने तो सोचा नहीं था। हमारे बच्चों के नसीब में भी रसोई गैस आएगा, ये हमने सोचा नहीं था। मैंने पूछा रसोई में कितना टाइम जाता है? वो कहते हैं लकड़ी लेने जाना पड़ता है, लकड़ी जलाते हैं, बुझ जाती है, कभी आधी रोटी रह जाती है, फिर लकड़ी डालने जाते हैं। बड़ी अपनी मुसीबत बता रही थी। भाइयों बहनों, ये रसोई गैस के कारण ये रसोई गैस के कारण 5 करोड़ परिवार 2019 में जब महात्मा गांधी के 150वीं जयंती होगी, 2019 में जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी, तब गांव और गरीब के लिए 5 करोड़ गैस, रसोई गैस पहुंच चुके होंगे। भाइयों, समय सीमा में काम करने का हमने फैसला किया है। एक गरीब मां जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि एक गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी धुएं में ही गुजारा करना पड़ता है। खाना भी खाते हैं तो धुआं ही धुआं होता है, आंख से पानी निकलता है और वो खाना खाता है। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था। कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। भाइयों बहनों,
आज लकड़ी के कारण जो खर्चा होता है, इस रसोई गैस से खर्चा भी कम होने वाला है। आज उसकी तबीयत कोई बर्बादी होती है, उसकी तबीयत भी ठीक रहेगी। आज लकड़ी लाना, चूल्हा जलाने में टाइम जाता है, उस गरीब मां का टाइम भी बच जाएगा। उसको अगर मजदूरी करनी है, सब्जी बेचनी है, तो वो आराम से कर सकती है। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश ये है, और इतना ही नहीं, ये जो गैस की सब्सिडी दी जाएगी वो भी उन महिलाओं के नाम दी जाएगी। उनका जो प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट है, उसी में सब्सिडी जमा होगी, ताकि वो पैसे किसी और के हाथ न लग जाए, उस मां के हाथ में ही पैसे लग जाए, ये भी व्यवस्था करें। ये एनवायरनमेंट के लिए भी हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हजारों करोड़ रुपया का खर्चा सरकार को लगने वाला है। कहां एमपी की 25 रसोई गैस की टिकट, और कहां 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस पहुंचाने का अभियान। यह फर्क होता है सरकार में। काम करने वाली सरकार, गरीबों का भला करने वाली सरकार, गरीबों के लिए सामने जाकर के काम करने वाली सरकार कैसे काम करती है, इसका यह उत्तम उदाहरण आज ये 5 करोड़ परिवारों को रसोई गैस देने का कार्यक्रम है। भाइयों बहनों, आज पिछली किसी भी सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जितना काम नहीं किया होगा, इतनी धनराशि आज भारत सरकार उत्तर प्रदेश में लगा रही है। क्योंकि हम चाहते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो गरीब राज्य हैं वो तेजी से तरक्की करें, और इसलिए हम काम में लगे हैं। गंगा सफाई का अभियान जनता की भागीदारी से सफल होगा, और इसलिए जन भागीदारी के साथ जन जन संकल्प करे। ये मेरा बलिया तो मां गंगा और सरयू के तट पर है, दोनों की कृपा आप पर बरसी हुई है, और हम सब अभी जहां बैठे हैं वो जगह भी एक बार मां गंगा की गोदी तो है। और इसलिए जब मां गंगा की गोद में बैठ करके मां गंगा की सफाई का संकल्प हर नागरिक को करना होगा। हम तय करें, मैं कभी भी गंगा को गंदी नहीं करूंगा, मेरे से कभी गंगा में कोई गंदगी नहीं जाएगी। एक बार हम तय कर लें कि मैं गंगा को गंदी नहीं करूंगा, ये मेरी मां है, उस मां को गंदा करने का पाप मैं नहीं कर सकता। ये अगर हमने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत ये मां गंगा को गंदा नहीं कर सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम गरीब व्यक्ति की जिंदगी बदलना चाहते हैं, उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। और आज 1 मई जब मजदूरों का दिवस है, गरीबी में जीने वाला व्यक्ति मजदूरी से जूझता रहता है। भाइयों बहनों, गरीबी हटाने के लिए नारे तो बहुत दिए गए, वादे बहुत बताए गए, योजनाएं ढेर सारी आई, लेकिन हर योजना गरीब के घर को ध्यान में रख करके नहीं बनी। हर योजना मतपेटी को ध्यान में रख करके बनी है। जब तक मतपेटियों को ध्यान में रख करके गरीबों के लिए योजनाएं बनेगी, कभी भी गरीबी जाने वाली नहीं है। गरीबी तब जाएगी जब गरीब को गरीबी से लड़ाई लड़ने की ताकत मिलेगी। गरीबी तब जाएगी जब गरीब फैसला कर लेगा कि अब मेरे हाथ में साधन है, मैं गरीबी को परास्त करके रहूंगा, अब मैं गरीब नहीं रहूंगा, अब मैं गरीबी से बाहर आऊंगा। और इसके लिए उसको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, रहने को घर मिले, घर में शौचालय हो,
पीने का पानी हो, बिजली हो, ये अगर हम करेंगे तभी गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए मेरा गरीब ताकतवर हो जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। आजादी के इतने साल हो गए, आजादी के इतने सालों के बाद इस देश में 18,000 गांव, 18,000 गांव ऐसे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा, बिजली का तार नहीं पहुंचा। 18वीं शताब्दी में जैसी जिंदगी वो गुजारते थे, 21वीं सदी में भी 18,000 गांव ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। मुझे बताओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या किया इन गरीबों के नाम पर राजनीति करने वालों ने? उन 18,000 गांवों को बिजली क्यों नहीं पहुंचाई? मैंने बीड़ा उठाया है। लाल किले से 15 अगस्त को मैंने घोषणा की, मैं 1,000 दिन में 1,000 दिन में 1,000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचा दूंगा। 1,000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचा दूंगा। रोज का हिसाब देता हूं देशवासियों को। और आज हमारे उत्तर प्रदेश में आप हैरान होंगे, इतने प्रधानमंत्री हो गए उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश मेरा कार्यक्षेत्र है। मुझे गर्व है उत्तर प्रदेश ने मुझे स्वीकार किया है। मुझे गर्व है उत्तर प्रदेश ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं। मुझे गर्व है उत्तर प्रदेश ने मुझे अपना बनाया है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में इतने प्रधानमंत्री आए। भाइयों बहनों, जब मैं बैठा 1530 गांव ऐसे थे, 1529 गांव ऐसे थे जहां बिजली का खंभा नहीं पहुंचा था। अभी तो 250 दिन हुए हैं, मेरी योजना को 250 दिन हुए हैं। भाइयों बहनों, अब तक मैंने 1326 गांवों में 1529 में से 1326 गांवों में खंभा पहुंच गया, तार पहुंच गया, तार लग गया, बिजली चालू हो गई और लोगों ने बिजली का स्वागत भी कर दिया। और जिन गांवों में बाकी है वहां भी तेजी से काम चल रहा है। आज औसत उत्तर प्रदेश में हम एक दिन में 3 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो काम 60 साल तक नहीं हुआ, वो हम एक दिन में 3 गांवों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पूरे देश में आज जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका आरंभ हो रहा है, मेरे 125 करोड़ देशवासी, देश में करीब 25 करोड़ परिवार है, उसमें से ये 5 करोड़ परिवारों के लिए योजना है। इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती। कभी एक योजना 5 करोड़ परिवारों को छूती हो, ऐसी एक योजना नहीं हो सकती। ऐसी योजना आज लागू हो रही है, बलिया की धरती पर हो रही है। राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके आशीर्वाद से हो रही है। करता हूं मैं श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान और उसकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि पेट्रोलियम सेक्टर कभी गरीबों के लिए माना नहीं गया था, हमने पेट्रोलियम सेक्टर को गरीबों का बना दिया। ये बहुत बड़ा बदलाव धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में आया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मेरी पूरी टीम को बधाई देता हूं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जा, उजाला, उजास और प्रकाश से दीप्त आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान से निवेदन करते हैं कि कृपया इस महान धरती के महान साहित्यकार पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताबों का सेट माननीय प्रधानमंत्री जी को स्नेहपूर्वक भेंट करें। इस धरती की मधुर यादों के स्वरूप
और साथ ही इस हरी भरी उपजाऊ मिट्टी की हरियाली का प्रतीक एक पौधा भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। हरियाली यहाँ इसको साथ लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने साथ जाएंगे और माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश को भी ये मधुर स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान। और अब माननीय सांसद बलिया श्री भरत सिंह से निवेदन है कि कृपया इस धरती के महर्षि भृगु मुनि की तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। इस धरती के गौरव की मधुर स्मृतियां, जिनका जिक्र, जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उल्लेख किया था, महर्षि भृगु मुनि। और अब माननीय स्थानीय नेता श्री दया शंकर सिंह से अनुरोध करेंगे कि कृपया इस धरती के महान क्रांतिकारी मंगल पांडे की तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। बहुत गौरव के क्षण है ये। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय श्री भरत सिंह सांसद बलिया आपसे कि कृपया आभार प्रकट करें।